everyone, this is Nidhi Singh. Today we discuss about the banking chapter of your book, the second chapter in your book which is called banking and it comes under commercial maths. Okay, commercial maths जो है उसके अंदर हमारा GST जो इसके पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ बैंकिंग. तो आपके सिलेबस में तो बैंकिंग रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में ही बेसिकली डिस्कस किया गया है, क्वेश्चंस है. बट अगर हम किसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उस चैप्टर की हर टर्मिनोलॉजी पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए. हर टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो पहले हम क्या समझेंगे, व्हाट इज बैंकिंग, व्हाट आर द सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी हैव इन आवर बैंक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स, डिफरेंट सर्विसेज. ओके, सबके बारे में वन बाय वन छोटा छोटा सा इंट्रो लेंगे, छोटा छोटा सा डिस्कशन रखेंगे. देन वी मूव फर्दर टू द फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल पोर्शन. क्लियर? ओके, banking services. What are the services that banks provide? First, personal loan. You know it very well. Personal loan. पर्सनल लोन मीन्स आपको कोई भी अपने किसी भी चीज़ के लिए जो आपको खुद का एक पर्सनल लोन चाहिए होता है, उसका आपको उस कैश का आपको जो भी यूज़ है वो आपका पर्सनल यूज़ है, तो बैंक आपको पर्सनल लोन देता है. व्हीकल लोन, पर्टिकुलरली आपको कोई व्हीकल परचेज करनी है तो एक व्हीकल लोन होता है. होम आपको परचेज करना है तो उसके लिए होम लोन. बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस लोन. गोल्ड लोन मीन्स आपके पास बहुत गोल्ड है, आपने बैंक में गोल्ड डिपॉजिट कर दिया तो उसके मतलब बिहाफ पे आपको कैश प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा बैंक. अच्छा, ये जितनी भी लोन्स हैं, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, मतलब ये आप सोचो, मतलब कोई भी बैंक है या आप भी हो, आप कोई बिजनेस सेटअप कर तो आप हमेशा उसमें प्रॉफिट देखते हो. तो बैंक हमें कोई भी लोन जब देता है तो उसमें बैंक का क्या प्रॉफिट, बैंक हमको यूं ही लोन नहीं देता है. बैंक हमें जब भी लोन देता है तो वो जितना भी लोन देता है वो उस अमाउंट पे हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है. क्लियर? तो इससे बैंक का जो प्रॉफिट होता है, तभी तो वो हमें लोन देगा जब उसका कुछ प्रॉफिट होगा. तो उसने हमको जो भी अमाउंट लोन में दिया, ही विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. ओके, बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो उसने हमें लोन में दिया. क्लियर? नाउ, अकाउंट्स. बैंक में अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? सेविंग्स अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट. ये टू टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं हमारे बैंक में, एक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट. दोनों के बारे में हम बहुत क्लियरली डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडीज आपने सुना होगा, करवाते हैं लोग एफडी. फिक्स्ड डिपॉजिट टर्म से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. फिक्स्ड एंड डिपॉजिट, कुछ ऐसा डिपॉजिट, कुछ ऐसा अमाउंट जिसे हमने फिक्स्ड कर दिया है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. क्लियर? आगे इसको और क्लियरली समझेंगे. नाउ, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग. इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है. इंटरनेट बैंकिंग मोस्टली बैंक अभी प्रोवाइड करती है इंटरनेट बैंकिंग, जिसके हेल्प से हम बहुत ईजिली डिजिटली बैंक के बहुत से ट्रांजेक्शन्स, मनी ट्रांसफ़र, वेरियस सर्विसेज जो है बैंक की, हम उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? जैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बैंक में जाकर चेक बुक इशू करवानी है, एटीएम कार्ड इशू करवाना है, कुछ और भी चीज़ें हैं, कोई मेल करना है, कोई भी चीज़ें, अब वो इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से बहुत ईजिली हो जाती हैं. हमें बार बार बैंक के ब्रांच पे नहीं जाना पड़ता है. क्लियर? ना, कस्टमर केयर. बैंक जो है वो एक कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड करती है, कस्टमर केयर्स का हेल्प होती है. ठीक है, जो भी हमारी कस्टमर्स हैं उनकी, जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनकी बहुत ही प्रॉपरली कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू है उसको ये बहुत ईजिली रिजॉल्व करते हैं. आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं. एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स, ये भी आपको पता है, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप जब भी आपको नीड होती है आप उसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं. आपको अपने साथ कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती. क्लियर? तो ये है बेसिक एक बैंकिंग. एक बैंक जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये वो चीज़ें हैं. ठीक है ना? अभी हमें ये चेक करना है कि बैंक ये जो सर्विसेज देता है, जो सर्विसेज हमें मिल रही है, लोन देना एंड ऑल, हम उसमें डिपॉजिट करते हैं, फिर हम उससे विड्रॉ करते हैं, ये सारे प्रोसेस जो होता है इसमें बैंक का क्या फ़ायदा होता है, बैंक को कैसे प्रॉफिट होता है. सपोज हियर दिस गाय इज हैविंग लॉट ऑफ मनी. क्लियर? इसके पास बहुत पैसा है.
ना अभी इसको एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी इशू है कि मेरे पास इतना पैसा है वो सेफ कैसे होगा। तो बैंक सेफ्टी तो प्रोवाइड करता ही है हमारे मनी की, ठीक है। हम उसमें जो भी मनी डिपॉजिट करते हैं हमें ये होता है कि वो बहुत सेफ है वहाँ पर। तो इस पर्सन के पास इतना ज़्यादा मनी है तो वो उसको लेके थोड़ा टेंशन में है कि मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, वो इस मनी को बैंक में डिपॉजिट करता है। तो इससे इस पर्सन का क्या प्रॉफिट हो रहा है, पहला तो सेफ्टी रीजंस, वो बहुत अभी उसका मनी सेफ है, उसको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं। एंड सेकेंड चीज़ क्या हो रही है कि ये बैंक जो है वो इस पर्सन को भी इंटरेस्ट दे रहा है। जो भी डिपॉजिट इस पर्सन ने बैंक में किया है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे बैंक इसको इंटरेस्ट देता है। तो इसी से लोग क्या करते हैं, अपने जो भी उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है वो बैंक में सेव करते हैं। फर्स्ट रीज़न सेफ्टी, सेफ रहता है अमाउंट। सेकेंड रीज़न उसमें इंटरेस्ट भी देता है, जितना हमने डिपॉजिट किया उससे एक्स्ट्रा मनी हमें बैंक देता है, ठीक है। वो डिपॉजिट वाला तो देता ही है, साथ में उस पर इंटरेस्ट थोड़ा सा मनी और ऐड करके हमें मिलता है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है ये हम अभी आपको बताएंगे, कितना पैसे ज़्यादा मिलते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये अभी आगे डिस्कस होगा, क्लियर। तो हमारा प्रॉफिट होता है, हमारा जो भी मनी हमारे पास एक्स्ट्रा में पड़ा है उसको हमने बैंक में अगर डिपॉजिट किया तो हमें वो इंक्रीज होकर मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। अभी हमें अपना प्रॉफिट दिखा, अभी बैंक का कैसे प्रॉफिट होता है। मान लो ये पर्सन के पास तो बहुत पैसे थे, ये पर्सन है, इसको नीड है, इसे मनी की ज़रूरत है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, इसे कोई भी चीज़ है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी लेनी, कुछ भी है, इसको बैंक से लोन चाहिए, ही नीड्स सम मनी, ओके। तो ये क्या करता है, ये बैंक से लोन लेता है, बैंक इसे लोन देगा। अभी इसको लोन देने में यहाँ पर तो बैंक ऑलरेडी जितना डिपॉजिट हो रहा है उससे ज़्यादा ही पैसे दे रहा है इस पर्सन को, और यहाँ पर भी वो इस पर्सन को पैसे दे रहा है। तो बैंक का प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो जब भी बैंक किसी भी पर्सन को लोन देता है देन बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, ओके। जितना भी अमाउंट इस पर्सन को बैंक लोन देगा बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अभी प्रॉफिट कैसे हुआ, प्रॉफिट इस तरीके से हुआ कि जो मनी डिपॉजिट हुआ है उस पे बैंक क्या दे रहा है, 6% का इंटरेस्ट दे रहा है। बट जो मनी उसने लोन में दिया है उसमें वो 10% का इंटरेस्ट ले रहा है। इसी बेसिस पे बैंक का प्रॉफिट होता है। यहाँ तो 6 दिया बट लिया उसने कितना, 10। अगर सिर्फ 6 और 10 ही देख लो तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4% का। तो बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, 4%, क्लियर। इस तरीके से बैंक का प्रॉफिट होता है। डिपॉजिट जो एफ डीज, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स जो आर डीज होती हैं, डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट होता है वो लोन देने वाले अमाउंट में जो इंटरेस्ट होता है उससे कम होता है। तो जब बैंक लोन देता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्लियर, ओके। बैंक का प्रॉफिट क्लियर हो गया। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, ठीक है। अभी डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमारे इंडिया में जो भी बैंक्स हैं उसमें 4 काइंड्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ये आप देख सकते हो, बहुत जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, मोस्टली, सारे तो नहीं होंगे बट हाँ मोस्टली बैंक्स के लोगो हैं। स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, सेंट्रल यूनियन, इसमें बहुत से गवर्नमेंट है और बहुत से, ये सॉरी, ये बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ये है। बहुत से प्राइवेट है और बहुत से गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही बैंक के अंदर की डिटेल्स हो जाएगी, कैसे गवर्नमेंट डिवाइड होते हैं, कैसे कमर्शियल होते हैं, कैसे प्राइवेट होते हैं, हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्लियर। In India, banks usually have 4 major types of deposit accounts. Deposit accounts means वही जिसमें आप money deposit कर रहे हो, अपना cash deposit कर रहे हो. First one is current account, then savings account, recurring deposit and fixed deposit. 4 kinds of accounts are there. Current, saving, fixed deposit, recurring deposit. Okay, let's discuss one by one. Recently, banks have also introduced combining features of these accounts as per the customers and market requirements. Yes, day by day कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ इनोवेशन और कुछ ना कुछ चेंजेस हर जगह होते हैं। तो बैंक्स ने भी अभी एक कंबाइंड फीचर, जो भी ये 4 अकाउंट्स हैं, इन सारे अकाउंट्स का कंबाइंड फीचर
कभी एक अकाउंट उन्होंने ओपन किया है क्योंकि कस्टमर्स और मार्केट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लोगों को ऐसे रिक्वायरमेंट हो रही थी, बट स्टिल दीज अकाउंट्स आर नॉट पॉपुलर अमंग द पब्लिक एंड द ट्रेडिशनल 4 अकाउंट्स आर कंसिडर्ड अबव ऑल. ओके, means very few person or very few markets need these type of मतलब require these type of things like combined features of all 4 accounts, but जितनी भी mostly जो public है वो normal 4 accounts ही use करती है. Clear? Okay, let's discuss current account. What is current account? Current accounts is nothing. It is usually used for businessmen and daily transaction. Clear? Current means डेली बेसिस पे जो बहुत तेज़ी से, जिसमें जो एक फ्लो बहुत तेज़ हो. ठीक है, करंट वर्ड से आपको समझना है. तो करंट अकाउंट्स बेसिकली बिजनेसमैन्स के लिए यूज़ होता है और ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको डेली ट्रांजेक्शन करना होता है. जैसे हमारा जो भी अकाउंट होता है हम उसमें से डेली ट्रांजेक्शन तो नहीं करते हैं ना, मतलब हमने एक बार कर दिया, उसमें डिपॉजिट कर दिया, फिर जब हमने कभी शॉपिंग की या हमने कुछ भी किया तो हमने उसमें से मनी विड्रॉ किया. बट कुछ लोग जैसे बिजनेसमैन हैं और भी बहुत से लोग हैं, उनको करेंट अकाउंट की नीड होती है बिकॉज उनका जो काम होता है, उनका जो बिजनेस होता है उसमें उनको डेली ट्रांजेक्शन, उन्हें डेली उसमें डिपॉजिट करना होता है और डेली उसमें से विड्रॉ करना होता है. तो ऐसे लोगों के लिए कौन से अकाउंट होता है? करेंट अकाउंट. इट डज नॉट सर्व अ पर्पज ऑफ सेविंग योर इन्वेस्टमेंट. मतलब इस अकाउंट का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को सेव करे. ये डेली ट्रांजेक्शन के लिए बेसिकली बना है. ओके, the transaction facility to this account is so flexible that you can make innumerable transactions in a day. मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप एक डे में जितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? Hence, the banks don't pay any interest on your invested amounts, but it charges certain service charge on such accounts. Clear? Means इस अकाउंट में इतना ज़्यादा डेली का ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक को तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बैंक के पास कोई भी अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए सेव नहीं हो रहा है, वो उस अमाउंट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते. क्लियर? बैंक अपना भी प्रॉफिट देखेगा, हर कोई देखता है. तो जो भी जिस अकाउंट में कोई भी मनी कुछ फिक्स्ड इंटरवल के लिए सेव होता है जो बैंक के यूज़ में आए, तब बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा. बैंक का कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको भी थोड़ा प्रॉफिट देगा. बट करंट अकाउंट में बैंक का ऐसा कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए और डेली ट्रांजेक्शन वाले पर्सनस के लिए एक हेल्प है. तो बैंक उसमें क्या करता है? कोई इंटरेस्ट नहीं देता है. इवन वो बेसिक एक सर्विस चार्ज भी लेता है. जो भी पर्सन होता है जिनका करंट अकाउंट होता है, बैंक उससे एक सर्विस चार्ज भी लेता है ऐसे अकाउंट पे, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेसमैन और डेली ट्रांजैक्शन पर्सन के लिए ही हेल्पफुल है. बैंक का उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है. क्लियर? नाउ सेविंग्स अकाउंट. वी ऑल हैव सेविंग्स अकाउंट. ओके, जो एक बेसिक अकाउंट हम लोग बैंक में खुलवाते हैं, दैट इज योर सेविंग्स अकाउंट, जो आप सेव करने के लिए अपने मनी को खुलवाते हो. क्लियर? Savings account are the most popular kind of individual accounts for the personal purpose of your savings and investments, and we get interest on these accounts. Clear? इस अकाउंट में हम जो भी मनी डिपॉजिट करते हैं, we are also getting interest on that amount. Okay, saving accounts provide some facilities. These facilities are check facilities. We can flexibly deposit and withdraw funds from these accounts. Clear? हमें चेक फैसिलिटी मिलती है. आपने कोई भी अकाउंट अगर आपने ओपन करवाया होगा या आपके फैमिली मेम्बर ने करवाया होगा तो आपने देखा होगा एक चेक फैसिलिटी मिलती है, एटीएम फैसिलिटी भी मिलती है जो आप डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं. तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आपकी सेविंग्स अकाउंट ओपन होने पे आपको मिलेगी, एंड यू कैन ईजिली डिपॉजिट एंड विदड्रॉ अमाउंट फ्रॉम दीज अकाउंट्स. ओके, आप बहुत ही ईजिली डिपॉजिट कर सकते हो इसमें अपना जो भी मनी है और बहुत ही ईजिली विदड्रॉ कर सकते हो. क्लियर? रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस पर्पस को ले लो, एग्जामिनेशन पर्पस को ले लो, तो रिकरिंग डिपॉजिट ही मेन आपके कोर्स में है. तो रिकरिंग डिपॉजिट बेसिक करंट और सेविंग्स में तो डिफरेंस पता चला. करंट में डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेविंग्स में ऐसा नहीं होता है. सेविंग्स में जब हमें ज़रूरत होती है हम बेसिकली उस अकाउंट को सेव करने के लिए ही, अपने मनी को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं. रिकरिंग को हम लोग क्यूमुलेटिव अकाउंट भी बोलते हैं.
रिक्यूमुलेटिव वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, एडिशन 1 है, मीन्स आपने फर्स्ट मंथ में कुछ डिपॉजिट किया, फिर आपने सेकेंड मंथ में सेम मनी डिपॉजिट किया, ठीक है। एक मान लीजिए आप 200 की सेविंग हो रही है आपकी हर मंथ में, तो आप 200 200 200 200 हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो, क्लियर। इसमें एक एक टोटल अमाउंट नहीं जाता है, ठीक है। इस हर मंथ आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना होता है, और हर मीन्स आपने फर्स्ट मंथ में अगर 200 डिपॉजिट किया और सेकेंड मंथ में फिर से 200 डिपॉजिट किया, तो सेकेंड मंथ में टोटल अमाउंट कितना हो गया, 400। तो फर्स्ट मंथ के 200 में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट नेक्स्ट मंथ में जो 400 हो जाएगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। इन रिकरिंग डिपॉजिट इट इज ऑल्सो नोन एज आरडी अकाउंट्स who wish to invest an average amount of their savings on a monthly basis, मंथली बेसिस पे हर मंथ, ओके, हर मंथ आप कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो। दीज अकाउंट्स गेन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट अवेलेबल इन योर अकाउंट, ठीक है। जो भी आपके अकाउंट में अमाउंट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। This account is especially designed for the working public who don't want to invest a large amount at one instance. Okay, means आपके पास आप एक बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। हर मंथ आपकी सैलरी में से आपकी कुछ एक्सपेंडिचर है, कुछ सेविंग्स हो रहे हैं, तो हर मंथ अगर आप अपने सैलरी का कुछ पोर्शन सेव करके उसे डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें हर मंथ, हर मतलब मंथली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ अपना एक सेव, लेकिन हाँ, जो अमाउंट है दैट शुड बी फिक्स, कि हर मंथ आपको इतना ही अमाउंट उसमें फिक्स करना है, ठीक है। ये कुछ उसकी पॉलिसीज हैं। मीन्स आपने हर मंथ आपकी कभी आपकी 5000 सेविंग हो रही है, बट कभी आपकी 2000 हो रही है, तो ये चेंज नहीं होगा। 5000 का किया है तो आपको हर मंथ 5000 ही उसमें डिपॉजिट करना है, क्लियर। और फिर जो आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही डिसाइडेड होता है, मतलब 6% है, 7% है, जो भी है, वो जब आप डिपॉजिट करोगे तो उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक खुद बताता है। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, मंथली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ उसमें डिपॉजिट करते हो। कुछ ना कुछ मीन्स मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट मंथली बेसिस पे आप डिपॉजिट करते हो। बट फिक्स डिपॉजिट विच इज ऑल्सो नोन एज FDs are available at various schemes with a tenure from 7 days to 10 years. Clear? फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स टर्म से आपको समझ में आ रहा है, कुछ मनी आपको अपने बैंक में डिपॉजिट करना है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर, एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए। रिकरिंग डिपॉजिट का भी एक फिक्स पीरियड होता है, ये नहीं कि आप मंथली बेसिस पे उसमें डिपॉजिट कर रहे हो तो फॉर लाइफ लॉन्ग आप डिपॉजिट ही करोगे। उसमें भी एक होता है, मीन्स आपने 1 ईयर का लिया, आपने 2 ईयर का लिया, आपने 3 ईयर के लिया, बस उसमें चीज़ क्या होगी, उसमें आपको हर मंथ डिपॉजिट करना है। बट फिक्स डिपॉजिट में क्या है, इसका टेन्योर क्या होता है, फ्रॉम 7 days to 10 years। आप 7 days का FD भी ले सकते हो और अप टू 10 years का भी FD ले सकते हो। एक FD होगी जो आपकी 7 days में मेच्योर हो जाएगी, और आप 10 years तक भी उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। 10 years की भी FD, कुछ FD होगी आपने आज एक पर्टिकुलर ह्यूज अमाउंट बैंक में फिक्स किया, और आफ्टर 10 years यू विल गेट दैट अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई 5 lakhs है और 5 lakhs आपने FD कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया फॉर द 10 years, तो 10 ईयर के बाद आपको वो 5 lakhs तो मिलेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट 5 lakh, जो भी बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। This account is especially designed who want to deposit their savings for a long term to gain good rate of interest. Okay? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एक ह्यूज अमाउंट एक सेविंग हो गई है, उसे आपको काफ़ी टाइम के लिए सेव कर देना है, और एक अच्छा खासा इंटरेस्ट उस पर आप लेना चाहते हो, तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे, फिक्स्ड डिपॉजिट, क्लियर। बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। टर्म फिक्स्ड डिनोट्स द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी और टेन्योर। फिक्स्ड मीन्स कि ये फिक्स्ड है, अभी ये FD हो गई है, ये फिक्स है, इसे आप जब ये मेच्योर होगी या जब इसका टेन्योर पीरियड पूरा होगा तब आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो इसीलिए FD में लोग वो करते हैं जिस मनी का उनको कुछ टाइम बाद यूज हो, अभी वो सिर्फ ऐसे ही है, क्लियर, ओके। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द FDs
वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. एक बैंक में मे बी आपको 6% मिल रहा हो और सेकेंड बैंक में आपको 7% भी मिल सकता है. ठीक है, तो इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. ओके, द मेन टॉपिक फॉर योर सिलेबस दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट. ओके, तो हमें इस पे ध्यान से सुनना है. देखो, ये जो फिगर है, इस फिगर को बहुत अच्छे से देखना है. इस फिगर में पहले कम कॉइन्स हैं, फिर सेकेंड मंथ में वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, फिर थर्ड मंथ में और फोर्थ में. तो ये जो एक क्यूमुलेटिव सम हो रहा है, क्यूमुलेटिव मीन्स सम, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, पढ़ा होगा ना आपने एक n numbers of sum. ठीक है, sum of n numbers. तो that is your cumulative डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, क्यूमुलेटिव अकाउंट. उसमें जो फर्स्ट मंथ का जो आपने डिपॉजिट किया और जो सेकेंड मंथ में डिपॉजिट किया वो दोनों का सम हो जाएगा. फिर जो सेकेंड मंथ का थर्ड मंथ से सम है वो फोर्थ मंथ में जाएगा. क्लियर? तो ये ऐसे ऐसे क्यूमुलेटिव सम होता चला जाएगा इसका. It is an account where the depositor deposits fixed amounts of fund at a regular intervals of time. Regular interval means monthly basis. हर मंथ में आप कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हो. द इंटरवल कैन बी मंथ, क्वार्टर, 6 months और a 1 year. क्लियर? ये इंटरवल कुछ भी, मे बी आप हर मंथ आप कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना चाहते हो. क्वार्टरली मीन्स हर 3 months पे आप कुछ डिपॉजिट करना चाहते हो. 6 months मीन्स हाफ ईयरली आप कुछ डिपॉजिट, मीन्स मैंने 6 months ये किया, 6 months में मैं 10,000 सबमिट करूंगा, डिपॉजिट करूंगा, फिर नेक्स्ट 6 month में मैं 10,000 डिपॉजिट करूंगा. क्लियर? तो इन 1 year यू विल डिपॉजिट 12,000. ठीक है, ऐसे ही आप इंटरवल जो भी उसमें जो भी पॉलिसी है, आप जो भी इंटरवल उसमें सेलेक्ट करोगे वो आपका इंटरवल हो जाएगा. उस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होगा. एंड इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड. जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे, इंटरेस्ट रेट उस पर निकलेगा. क्लियर? आफ्टर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन द डिपॉजिटर रिसीव्स अ लमसम अमाउंट. नाउ दिस टर्म, द लमसम अमाउंट, व्हाट इज दिस? Lump sum amount is nothing but the amount you deposited to the bank, जो अमाउंट, होल अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो, प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, जो भी बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो, प्लस जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया. सपोज यू इन्वेस्टेड 2,000 ऑन अ मंथली बेसिस. ठीक है, आपने हर मंथ में 2,000 रुपीज सबमिट किया फॉर 2 years. 2 years means 24 months. In 1 year there is 12 months. Okay, तो 2 years के लिए कितने मंथ हो गए? 12 into 2, 24 months. और आपने 2,000 हर मंथ सबमिट किया, हर मंथ डिपॉजिट किया. तो 2,000 into 24 फॉर 24 months यू हैव डिपॉजिटेड ना. आप 24 months के लिए डिपॉजिट कर रहे हो, तो 2,000 into 24 कम्स 48,000. तो आपने टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट किया है वो कितना है? 48,000. प्लस बैंक उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देगा. तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड लमसम अमाउंट. ओके, जब एक ड्यूरेशन हो जाएगी, आपकी आरडी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा? लमसम अमाउंट. ओके, we are to open a recurring deposit. A recurring deposit can be opened at a bank or a post office. We can also open recurring deposit account on post office. Okay, formal documents such as PAN card, residential proof, identity proof etc. are required to open these accounts. जब भी आप बैंक में जाओगे तो कुछ तो KYC लेगा ही आपसे. जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है आपका, वो बैंक आपसे लेगा to open that account. RD account can be opened for a period of less than 6 months to the maximum period of 10 years. अभी हमने FD में क्या पढ़ा था? FD का क्या टेन्योर होता है? FD का होता है 7 days to 10 years. मिनिमम आप 7 days की FD कर सकते हो, मैक्सिमम आप 10 years की FD कर सकते हो. एंड RDs मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट कितने की हो सकती है? फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 6 months. 6 months से लेस की भी हो सकती है, और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years. क्लियर? 6 months to 10 years आप ले सकते हो. ठीक? ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, जो अभी हमें इतना पढ़ना है, जिसके बारे में एक एक फॉर्मूले हमें निकालने हैं. लेट्स डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ दैट डिपॉजिट. There are several advantages of opening these accounts. First one is the fixed monthly investment option.
कोई भी आपकी सेविंग्स हो रही है वो उसको सेव करने का एक बहुत ही अच्छा वे है। आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट अपना सेव कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। सेकेंड, देयर इज अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक फिक्स ड्यूरेशन है कि हाँ 2 इयर्स तक आप इतना डिपॉजिट कर सकते हो, मे बी 2 इयर्स के बाद आप कुछ और अच्छा सेविंग्स करने लगो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक ड्यूरेशन के बाद आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, उसको आप किसी पर्टिकुलर यूज में ला सकते हो। तो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। थर्ड वन इज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी इसका फिक्स है कि हाँ इतना बोला गया है तो आपने जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया उसमें इतना इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही। टीडीएस नॉट एप्लीकेबल, कोई भी टीडीएस नहीं कटता। एक टीडीएस भी एक टर्म है, उसकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ टीडीएस है, बहुत से डिपॉजिट पे टीडीएस कट जाता है, बट इस पे कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो देयर। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इफ यू आर इन अ नीड, आपने कोई भी मनी अपना सेव किया है, रिकरिंग डिपॉजिट का अभी मेच्योर होने में टाइम है, बट आपको उस मनी की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन आप अपनी आरडी तोड़ सकते हो और आप उसमें से मनी ले सकते हो, ठीक है। देयर इज अ फ्लेक्सिबल नेचर इन रिकरिंग डिपॉजिट, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन यूज योर मनी एट एनी टाइम यू वांट, क्लियर। बट उसमें थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपकी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे वो करते हैं। प्रॉपर जो लमसम अमाउंट आपके टेन्योर के कंप्लीट होने पे आपको मिलता, बीच में जब भी आप आरडी अपनी तोड़ोगे और उसमें से मनी विड्रॉ करोगे, वो इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी, हु आर एलिजिबल टू ओपन दीज अकाउंट्स? Residents individuals, Hindu undivided families, private and public limited companies, trust and societies. These are the persons who are eligible to open these accounts in any bank. Clear? Now, let's discuss some of the formulas which are related to solve the questions based on these recurring deposits account. Clear? So, before moving to the formulas, let's take an example. Suppose there is a person whose name is Mohan, okay, his monthly income is 30,000, suppose, clear, and his monthly expenditures is 28,000. His monthly expenditure is 28,000. Now कितनी सेविंग्स कर रहा है पर मंथ को? 2,000. he saves 2,000 per month, clear. तो जो भी हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट है, ये जो PNR आप इधर देख रहे हो, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो हम अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे। हर वेरिएबल की जो मीनिंग है वो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। तो पहले तो ये जो मोहन है जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है, इसकी सेविंग्स क्या जा रही है पर मंथ? 2,000 जा रही है, एंड ही वॉन्ट्स टू ओपन एन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, क्लियर। ये जो भी इसकी हर मंथ की 2,000 की सेविंग है, ये अपने बैंक में आरडी करना चाहता है, और इस 2,000 की सेविंग को मंथली बेसिस पे हर मंथ सम डिपॉजिट करना चाहता है बैंक में, क्लियर। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या इंटरेस्ट मिलेगा इसको, कितना डिपॉजिट करेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा उसे, क्लियर। लेट्स चेक हियर। P means nothing but the monthly investment. Monthly investment means हर मंथ जितना आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, दैट इज इक्वल्स टू P, कैपिटल P। तो हर मंथ मोहन कितनी सेविंग्स डिपॉजिट कर रहा है? 2,000 रुपीज, क्लियर। तो P मीन्स P इज इक्वल्स टू 2,000, तो जो उसका मंथली इन्वेस्टमेंट है वो कितना जा रहा है? 2,000. N, here small n means period of time in months. यहाँ पे बहुत केयरफुल, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एन मीन्स पीरियड ऑफ टाइम इन मंथ्स। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो भी टी होता है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है, वो हमेशा किस में लिया जाता है? ईयर्स में लिया जाता है। बट रिकरिंग डिपॉजिट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये मंथली बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जो एन है, इस फॉर्मूले में जो एन यूज कर रहे हैं हम, ये हमेशा क्या होगा? मंथ्स में लेना है। अगर वो ईयर में गिवन भी है तो भी हम क्या लेंगे? मंथ्स में लेंगे, क्लियर। ये जो एन है आपका, इसे हम हमेशा मंथ्स में लेते हैं। आर मीन्स नथिंग बट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट बैंक हमें रिकरिंग डिपॉजिट पे दे रहा है, दैट इज योर आर, क्लियर। चलो, अभी सपोज जो मोहन है वो
कितने टाइम के लिए आरडी करना चाहता है, व्हाट इज द टेन्योर और मेच्योरिटी पीरियड फॉर दैट आरडी इज 2 years. 2 years मीन्स 24 months. In 1 year there is 12 months, तो 2 years में कितने months होंगे, 24 months. 2 into 12, 24 months. क्लियर? ओके, अभी हमें जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है. टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स P हियर इज मंथली इन्वेस्टमेंट. जो हम हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय द टोटल मंथ्स वी हैव इन्वेस्टेड. जितने मंथ तक हमने उसको इन्वेस्ट किया है, अगर हर मंथ का अमाउंट जितने मंथ तक इन्वेस्ट हो रहा है उतने से मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकलेगा. क्लियर? Here the monthly investment is 2000 and the total number of months we have deposited that money means total period of time in months here is 24. And if we multiply 2000 with 24 we get 48,000. So 48,000 rupees is a total investment of Mohan for 24 months. 24 मंथ्स में मोहन ने 48,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया है, इन्वेस्ट किया है. कितना? 48,000 रुपीज. क्लियर? अब क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्मूला पुट करना है, बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करना है, कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर इजीली आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया टोटल इन्वेस्टमेंट. 2 क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, एक इंटरेस्ट क्या मिल रहा है पर्सन को, सेकंड मैच्योरिटी वैल्यू क्या मिल रही है. ठीक है, टर्मिनोलॉजीज यही होंगी, मंथली इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको कुछ एक चीज़ दी जाएगी और सेकेंड चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, जैसे कि हमने ऑलरेडी जीएसटी में सॉल्व किया है. कभी उसकी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें कभी कुछ दिया जाता था और कुछ पूछ लिया जाता था, कभी डिपॉजिट क्या होगा, कभी रेट क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा. सेम यहाँ पर भी होगा. इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे चलते हैं. इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे. इस फॉर्मूले को लर्न करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बहुत ही ईजिली ये फॉर्मूला आपको आराम से, अगर आपको याद भी नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने पे वो वैसे भी याद हो जाता है, बट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं. बहुत ही ईजिली ये फॉर्मूला आप खुद से बनाकर अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P जो हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाई n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12. ओके, जो डिविजन में है, जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर, 2 इंटू 12. अच्छा, ये 2 इंटू 12 आपको लग रहा होगा हम 24 भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, बट यहाँ पे 2 और 12 मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला निकला जैसे है, वो आप समझ सको ईजिली. यहाँ पे जो 12 है ना, इस 12 को देखकर ही कुछ लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए 12 क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में लिया जा रहा है. हमेशा टाइम पीरियड ईयर में लिया जाता है, बट यहाँ पे टाइम पीरियड मंथ्स में लिया जा रहा है. और 1 ईयर में मंथ्स कितने होते हैं, 12. दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग दिस फॉर्मूला बाई 12. अभी समझ में आया डिनोमिनेटर में 12 क्यों है. क्लियर? ये आर तो है ही, आर मीन्स रेट डिवाइड बाई 100. कोई भी इंटरेस्ट हम निकालते हैं, कोई भी फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला आप देख लो, हम डिवाइड बाई 100 करते हैं. क्यों डिवाइड बाई 100 करते हैं, बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा हमको परसेंटेज में गिवन होता है. क्लियर? कोई भी रेट, अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर बैंक दे रहा है या हमसे ले रहा है तो वो हमेशा परसेंटेज में होता है. इसीलिए फॉर्मूले में हमको परसेंट की वैल्यू तो चाहिए नहीं होती, हमको एक प्रॉपर होल नंबर चाहिए होता है, तो हम फॉर्मूले में ही डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 100 रखते हैं ताकि वो परसेंटेज से 100 से कैंसिल हो जाए. परसेंटेज मीन्स नथिंग बट 1/100, वी ऑल नो. ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें ये 2 चीज़ तो समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर में 12 क्यों है और 100 क्यों है. 12 इसलिए है बिकॉज टाइम पीरियड हम मंथ्स में ले रहे हैं, 100 इसलिए है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज. क्लियर? नाउ मैच्योरिटी वैल्यू. Maturity value is nothing but the lump sum amount we get after the maturity of our
RDs. When our RD will get mature, we will get some lump sum amount from the bank. जब भी हमारी RD जो होती है वो मेच्योर हो जाती है, उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, तो हमें एक lump sum amount मिलता है. We have already discussed about the lump sum amount. Lump sum amount means the amount we have invested for a particular period of time plus the interest we get from the bank on that amount. जो हमें इंटरेस्ट मिलता है प्लस जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया. तो यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाई N इज द नथिंग बट द टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है. P इंटू N क्या है? द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाई मोहन फॉर 24 months. तो टोटल इन्वेस्टमेंट हियर इज 48,000. इस 48,000 में बैंक ने जो भी इंटरेस्ट दिया है उसको ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? हमारी मेच्योरिटी वैल्यू, लंप सम अमाउंट. क्लियर? जो इन्वेस्ट किया प्लस उस पे जो इंटरेस्ट मिला, दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू द मेच्योरिटी वैल्यू. होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स चेक द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. ये जो इतना बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है, बैंक सिंपल इंटरेस्ट ही लगा रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं लग रहा है. उसमें थोड़ा सा चेंजेस है. क्यों? क्योंकि वो क्यूमुलेटिव अकाउंट है. मंथली बेसिस पे जो सम है वो बैक मंथ से ऐड हो रहा है. हम सब ने पढ़ी है ना ये सम ऑफ n नंबर, ये सीरीज हमने पढ़ी है. तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है. क्लियर? लिसन हियर. SI का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100. सबने पढ़ा है, सबको पता है. P इज नथिंग हियर प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, T मीन्स फॉर द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज रेट हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है. और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम सबको पता है हमने हमेशा T किस में लिया है? इन ईयर्स. बट रिकरिंग डिपॉजिट के जो भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में चल रहा है. क्लियर? सपोज हियर मोहन डिपॉजिट 2000 फॉर द फर्स्ट मंथ. फर्स्ट मंथ में उसने कितना डिपॉजिट किया? 2000. सेकेंड मंथ में उसने फिर से 2000 डिपॉजिट कर दिया. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 4000. अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 4000 पे. बस फिर उसने थर्ड मंथ में 2000 सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया. तो अभी टोटल अमाउंट अकाउंट में कितना हो चुका है? 6000. तो एक होता है कि आपने एक पर्टिकुलर 5 लाख डिपॉजिट कर दिए तो बैंक ने आपको डायरेक्ट 5 लाख पे जो भी इंटरेस्ट लग रहा था निकाल के दे दिया, जैसे हमने ऑलरेडी जीएसटी में किया है. जो भी अमाउंट पे आर्टिकल का जो भी वैल्यू होती थी उस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो भी जीएसटी का रेट लगता था हम डायरेक्ट वो परसेंटेज उसमें से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देते थे. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? मंथली बेसिस पे अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट क्यूमुलेटिव अकाउंट. क्यूमुलेटिव सम हो रहा है, जो अमाउंट है वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में भर रहा है. ठीक है, तो हर मंथ इसमें 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा है. और सपोज ये कितने मंथ्स के लिए हो रहा है? फॉर n मंथ्स. यहाँ पे स्मॉल n फॉर्मूले में क्या है? द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द पीरियड ऑफ टाइम और द मेच्योरिटी टाइम ऑफ द RD कितने मंथ तक जा रहा है? n टाइम्स के लिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है. तो यहाँ पर जो P है, सपोज फर्स्ट मंथ 2000 into 1 2000, इन सेकेंड मंथ 2000 into 2 4000. देखो सेकेंड मंथ में ये 4000 हो जा रहा है. इन थर्ड मंथ 2000 into 3 6000. तो ऐसे ही जब हर मंथ में वो बढ़ रहा है तो क्यूमुलेटिव सम उसमें होता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है. और फॉर द n नंबर ऑफ मंथ्स. तो यहाँ पे P क्या हो गया? हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट दैट इज 2000 हियर. तो P को हमने कॉमन लिया और ये सीरीज बन गई सम ऑफ n numbers 1 plus 2 plus 3 and so on to n. ठीक है, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला इज नथिंग बट अ सिग्मा ऑफ n अपॉन n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. हमें इसका फॉर्मूला पता है कि n नंबर की जो सीरीज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? n अंडर ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो क्लियरली हमने बहुत ही इजीली इस जो सीरीज है इसको किससे रिप्लेस कर दिया? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से. तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या हो गई? p मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. नाउ सिंपल इंटरेस्ट में हम यहाँ पर P लेते हैं जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल होता है, बट यहाँ पे कोई एक
प्रॉपर फिक्स्ड अमाउंट नहीं डिपॉजिट हो रहा है, मंथली बेसिस पे अमाउंट जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल अमाउंट हमें मेच्योरिटी में मिलेगा, जो एक डिपॉजिट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, P(n)(n+1) डिवाइड बाई 2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर इज R(n)डिवाइड बाई 100। ये पोर्शन भी क्लियर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही जो लग रहा है और डिवाइड बाई 100, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है। बट यहाँ पे 1/12 क्यों लगा है? 1/12 इसलिए लगा है बिकॉज ये जो T है ये यहाँ पे ईयर्स में है और यहाँ पर हमने उसको मंथ में लिया है, तो 1/12 कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे हमने बहुत ही ईजिली T ले लिया था बिकॉज पर्टिकुलर ईयर के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं इन FD, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। बट यहाँ पर हम हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल T नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ये लेंगे n(n+1) डिवाइड बाई 2, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव सम है। तो T को हमने रिप्लेस किया n(n+1) डिवाइड बाई 2 और 1/12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे T ईयर्स में और यहाँ पर हम मंथ्स में ले रहे हैं। क्लियर? बाकी सब सेम है। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर भी P था, यहाँ पर भी P है। प्रिंसिपल मीन्स नथिंग बट अ मंथली इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है R/100। यहाँ पर भी क्या है, R/100। बस हमें यहाँ पे टाइम पीरियड में चेंज करना है। यहाँ पे मंथली बेसिस पे हर मंथ कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा है। फॉर्मूला क्लियर? चलो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। वेरी इजी क्वेश्चन। Karan has a RDA for 2 years. RDA means recurring deposit account. And what is the tenure period for that account? 2 years. The tenure period is 2 years. एक एक टर्म को हमें अंडरलाइन कर लेना है और जो भी गिवन है उसको एक पोर्शन में गिवन करके लिखते चले जाना है। जो भी गिवन है उसको अगर हम लिख लेंगे ब्लॉक लेटर्स में, तो हमें जो भी उसके सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। हियर तो लेट्स राइट द n means the time period in months. So here the time period is given in year, 2 years. 2 years means 24 months. 2 into 12 means 24 months. 2 into 12 means 24 months. Clear? Now the second line is the rate of interest is 6% per annum. तुरंत लिख लीजिए। R means क्या है, 6% per annum। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंट टर्म्स जो गिवन है, जो भी चीज़ें उस फॉर्मूले में गिवन है वो उस फॉर्मूले में पुट करो, और जो चीज़ नहीं गिवन है वो तुरंत निकल आएगी। हेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। 6% पर एनम लिख लिया। नाउ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1000। वेरी इजी क्वेश्चन। you need to put all the values in a particular formula and you will get the answer. Okay, P here is 1000. P means nothing but the monthly investment made by Karan. Okay, तो मंथली इन्वेस्ट कितना कर रहा है करण? 1000 रुपीज़ कर रहा है, और कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है? 24 मंथ्स। 2 into 12 मीन्स 24 मंथ्स। और उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है बैंक? 6% पर एनम। चलो अभी हमने ये 3 चीज़ तो इस क्वेश्चन से बहुत ही ईजिली पता कर ली। हमें अभी फाइंड आउट क्या करना है? द इंटरेस्ट अर्न बाय द करण। करण को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर्मूला पता है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं फॉर्मूले में बस पुट करो, और कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइजली करनी है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, आंसर तुरंत मिल जाएगा। हियर द फॉर्मूला फॉर द इंटरेस्ट इज नथिंग बट P मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 क्यों है पता है, मल्टीप्लाई बाई R/100। क्लियर? फॉर्मूला नहीं याद है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, P इंटू R इंटू T/100 कर दो। R और P को एज इट इज रहने दो, T को जैसे मैंने समझाया है उसको रिप्लेस कर दो n+1/2 इंटू 12। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग से, माइंड से स्लिप कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को तुरंत रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? चलो अभी P की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? 1000 रुपीज़। 1000 N here is 24. N means the time period in month. Here N is nothing but 24. N plus 1 means 24 plus 1 here is 25. 2 multiplied by 12, 24.
आर इज नथिंग बट 6%। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%। तो यहाँ पे हमें परसेंट नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें सिर्फ आर की वैल्यू लिखनी है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हमने ऑलरेडी परसेंट को बाई 100 कर दिया है फॉर्मूले में, इनिशियली फॉर्मूला इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो भी आर की वैल्यू है उसके परसेंट को हटा के सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को पुट करना है। क्लियर? ओके, नाउ 1000। अभी ये 24 से, इस वाले 24 से ये वाला 24 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 25 एंड 6/100। क्लियर? ये वाला स्टेप क्लियर? नाउ इन दिस स्टेप this 25 divides 100 by 4। 25 4s are 100। क्लियर? तो अभी डिनोमिनेटर में क्या रिमेनिंग रहा? 4, और न्यूमरेटर में क्या हुआ? 1000 मल्टीप्लाई बाय 6। दिस स्टेप इज ऑल्सो क्लियर। 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 25 जो है वो 100 को 4 टाइम्स कैंसिल कर रहा है। 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100। ओके, नाउ दिस फोर्स डिवाइड्स 1000 by 250। if we multiply 4 by 250 we will get 1000। क्लियर? तो जब भी आप 1000 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 250। if we multiply this 250 by 6 we will get 1500 rupees as a interest। क्लियर? तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या मिल रहा है करण को? 1500। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यूज को फॉर्मूले में बहुत ही केयरफुली पुट करना है। एक एक चीज़ देखकर, जो भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखनी है, और कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर तुरंत आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट इज मैच्योर्ड वैल्यू और अ मैच्योरिटी वैल्यू मीन्स MV। MV क्या मिल रहा है? मैच्योर्ड वैल्यू की भी हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, मीन्स द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय करण प्लस द इंटरेस्ट ही विल गेट। हियर द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय करण इज, टोटल इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, P मल्टीप्लाई बाई N। हियर P इज नथिंग बट द मंथली इन्वेस्टमेंट, जो हर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है। N मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, तो नंबर ऑफ मंथ्स हमें पता है 24 है, और मंथली वो इन्वेस्ट कितना कर रहा है? 1000। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 24,000। 1000 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1500। तो अगर वो इस 24,000 में जितना उसने इन्वेस्ट किया उसमें 1500 ऐड कर दो तो उसकी मैच्योर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,500। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर इस क्वेश्चन में मान लो ये पूछा जाता है इंटरेस्ट की जगह कभी कभी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएगी। करण ने जितना इन्वेस्ट किया वो तो उसको मिल ही रहा है, प्लस उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इस इंटरेस्ट को कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि करण का प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो 1500 है वो करण को बैंक के साइड से मिल रहा है ना, तो वो करण का प्रॉफिट हुआ। जो उसने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो तो उसका खुद की सेविंग्स है जो उसने इन्वेस्ट की, बट उसे बिना कुछ किए, बिना कोई लेबर डाले 1500 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ RD करने के मिल रहे हैं। बैंक उसको ये इंटरेस्ट दे रहा है इतना अमाउंट सेव करने के लिए। क्लियर? तो इसमें करण का भी प्रॉफिट हुआ, और बैंक का प्रॉफिट कैसे हुआ? जो भी अमाउंट करण ने सेव किया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो अमाउंट बैंक किसी और को लोन में दे सकता है और उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। उसे करंट को तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट जिस पर्सन ने उससे लोन लिया है वो बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो प्रॉफिट दोनों पर्सन का है, प्रॉफिट बैंक का भी है और प्रॉफिट करंट का भी है। ठीक है, ये एक चेन है जिसके हेल्प से दोनों लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओके। कल हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टिपिकल वन करेंगे। आज तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, बस वैल्यू को लेके फॉर्मूले में पुट करना था। तो आज हमने बेसिक जो भी चीज़ें क्या पढ़ी हैं, क्या कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या सर्विसेज बैंक हमको प्रोवाइड करता है, बेसिक बैंकिंग जो किसी भी बैंक में प्रोवाइड की, मतलब सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, जो उसके प्रोसीजर्स होते हैं, हर अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, और क्या फ्लैक्सिबिलिटी होती है, क्या सर्विसेज हर डिपॉजिट में चेंज होती हैं, सब डिपॉजिट्स के डिफरेंसेस क्या हैं, क्या टेन्योर पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फॉर्मूला डिस्कस किया, कैसे फॉर्मूला
डिराइव किया, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व किया। तो होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हम इसके आगे के और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द डे।